ये बात जब मैं कहता था तो बहुत सारे सुअर मिजाज लोग मुझे चीन का समर्थक कहते थे। उन हरामियों को यह पता ही नहीं था कि देश के हक में यह बताना सही और अच्छा होता है कि हमारे लिए खतरा कौन है। 6 साल से बोल रहा हूं कि चाइना हमारे लिए खतरा है। अगर हम किसी को खतरा बता रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी फौज कमजोर है। आज ये बात पूर्व आर्मी चीफ ने खुद अपनी किताब में बोली और सामने से वीडियो में कहा भी। और कमाल यही बात है, इस चीज को समझना। जब ये कुर्सी पर थे, जब ये आर्मी चीफ थे, तब इस तरह की बात ये मोदी जी के आगे बोल नहीं पा रहे थे, डरते थे। आज जब ये पूर्व हो गए हैं तो ये रही रिपोर्ट भाई, एनडीटीवी इंडिया की है रिपोर्ट। पाकिस्तान नहीं चीन अहम चुनौती, शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। एक्स आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान। दोस्तों, पुणे के अंदर यह बयान दिया है। इन्होंने कई किताब लिखी है। इनकी किताबों के अंदर ऐसी ही बातों की वजह से कई तरह के संसद में हंगामे हुए, सवाल उठे। अब नरवणे साहब ने साफ साफ बताया है कि देखिए, हमारा पूरा ध्यान पाकिस्तान पर है क्योंकि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहता है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि कई परिस्थितियों में और कई जगह हमारे लिए चीन बड़ा खतरा है और हमें चीन को दिमाग में रखकर हमेशा शांति अगर चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सीधी और कटाक्ष बात करी है इन्होंने, बहुत सीधी सीधी बात। यही बात बस कोई और पत्रकार, कोई और हम में से आप में से कोई कह देता तो मोदी जी के जो है वो है चाटुकार, वो भड़क जाते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास और बड़ी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने। वहीं सोमालिया के करीब, या यूं कहें कि अब इंटरनेशनल वाटर में लुटेरों का प्रकोप बढ़ गया है। कल एक सोमालिया के करीब समुद्री जहाज हाईजैक किया गया सोमालिया के गुंडों के द्वारा, समुद्री गुंडों और लुटेरों के द्वारा, जिसमें 6 भारतीय थे। आज यमन के करीब सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने एक और जहाज हाईजैक कर लिया जिसमें भी भारतीय थे। अब दोनों जहाज़ों को मिलाकर 22 भारतीय जो उस जहाज पर थे किडनैप कर लिए गए हैं। मेरे दोस्तों, नेपाल और भारत लंबे समय के बाद ड्रोन मैपिंग के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, ड्रोन के जरिए दोनों ही देश ड्रोन के जरिए तस्वीर लेंगे बॉर्डर के इलाकों की, और पुराने जो इससे पहले जो सबसे पहले जो बॉर्डर बनाए गए थे, उस बॉर्डर को जो दोनों देश माना करते थे, उसके हिसाब से आज की तारीख में मैपिंग और ड्रोन की तस्वीरों को मिलाने के बाद, उन पुरानी तस्वीर और बॉर्डर को मिलाने के बाद जो विवादित चीज़ें होंगी उनको सुलझाया जाएगा। जो भारत के इलाके पर नेपाल ने कब्जा कर रखा है, नेपाल पीछे जाएगा। इसी तरह से भारत पर जो नेपाल इल्ज़ाम लगाता है, वो भी दोनों देशों के बीच चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उधर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर जैसे आसिम मुनीर बन चुका है। सारी की सारी पावर आसिम मुनीर के हाथ में आ चुकी है। यहाँ तक कि एक और पावर आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। अब वो किसी को भी हायर कर सकता है, किसी को भी फायर कर सकता है, किसी को भी रिटायर कर सकता है। यानी वो पाकिस्तान का माई बाप बन चुका है। वहीं पाकिस्तान आतंकवादियों से लड़ नहीं पाता। इंटरनल जो उसके खुद के पाले हुए आतंकवादी हैं उनसे नहीं लड़ पाता। बलोच जो अपनी मांगे कर रहे हैं, जब उनको मार पीट कर पाकिस्तान उनसे नहीं जीत पाया, तो फिर वो वही करता है जो काम है उसका। कहता है कि ये जो बलोच के जो लड़ाके हैं ये फॉरेन प्रॉक्सीज हैं, दुश्मन इन्हें स्पॉन्सर करता है। ठीक है, POKJ में जो इन्होंने कत्लेआम मचाया, ये आसिम मुनीर ने कहा है कि फॉरेन प्रॉक्सी हैं। तो मुझे ये बताओ, POKJ में जो तुम्हारी फौज ने, पुलिस ने कत्लेआम मचाया, लोगों को जख्मी किया, अधमरा कर दिया, कत्ल तक कर दिया, वो कौन सी प्रॉक्सी है? विदेशी प्रॉक्सी है, वो भी विदेशी। तो भाई, पाकिस्तान अपने मुल्क को चलाने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। लगभग 50 बलोच लोगों को पाकिस्तान की फौज ने कत्ल करके बलूचिस्तान में ऐलान किया है कि हमने 50 आतंकवादियों को कत्ल किया है। वही वाली बात है, तुम अपने लोगों को
कत्ल करो और उनको कत्ल करने के बाद, अपने विरोधियों को कत्ल करने के बाद ऐलान कर दो कि वो आतंकवादी थे, तो दुनिया बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान हकीकतन पूरी तरह से फेल हो चुका है। अरब देशों ने टोटल मिलाकर 20,000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वो अरब नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है। वजह, ये पाकिस्तानी वहां जाते हैं और पूरे अरब में घूम घूम कर भीख मांगते हैं और फ्रॉड करते हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बस इस बात से आप देख लो क्या ही हालात हैं। और पाकिस्तानी इतने बेगैरत हैं, घटिया किस्म के लोग हैं कि अपने एक आदमी आया था, एक आदमी पैदा हुआ इमरान खान, जिसने जेन्युइनली पाकिस्तान की सिचुएशन को और आम लोगों को ठीक करने की कोशिश की कि भाई ये बर्बाद क्यों हो रहे हैं हम। भाई उसने मुहिम छेड़ दी थी। अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने अमेरिका का एयर बेस, मिलिट्री बेस बनाने के लिए इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को सपोर्ट किया। आसिम मुनीर ने खेल खेला और फिर उनकी जिंदगी इमरान खान की बर्बाद हो गई। अब उनकी बहन ने बताया है कि मैं अपने भाई इमरान खान से मिली, उनकी हालत खराब है, तबीयत बेकार है। इमरान खान की एक आंख पर पट्टी थी, जैसे आंख फूट गई है या जख्म लगा है बहुत गहरा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भाई इमरान खान ने मुझे बताया कि मुझे बेइंतहा टॉर्चर किया जा रहा है। भाई उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद जो है उनको वापस जेल दोबारा भेज दिया गया है। यह है पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात। जो तुम्हारे लिए लड़ा बोला उसे तुमने जेल में भिजवा दिया। मेरे दोस्तों, कल जो एक बड़ी खबर बताई थी मैंने आपको कि तुर्की और चीन के बड़े बड़े मिलिट्री जहाज उतरे हैं और वहाँ पाकिस्तान के आर्मी बेस पर भी नज़र आए हैं और कुछ चीज़ वो लेके आए हैं। खुलासा ये हुआ है, J-16 चाइना का फाइटर जेट J-16 तुर्की और चीन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से अपने जहाज़ों में भरकर इजिप्ट ले गए हैं, इजिप्ट को डिलीवर किए हैं। और पाकिस्तान ने कई तरह के हथियार भी इजिप्ट को तुर्की और चीन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से पहुंचा दिया है। हो सकता है कि इसको घुमाया जा रहा हो, झूठ बोला जा रहा हो, पाकिस्तान इसको छुपा रहा हो, लेकिन जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई है। इंडोनेशिया के अंदर से तस्वीर आई है, ये देखिए। इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडोनेशिया के अंदर मुलाकात की है। दोनों ने सहयोग बढ़ाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं दोनों, तो अब ये मिलिट्री कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करेंगे। उधर ताइवान का कहना यह है कि चीन के बोट्स, चीन के वॉरशिप हमारे बेहद करीब मंडरा रहे हैं और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जिसे भड़काने वाले काम कहे जाएंगे। भाई एक कुरिल आइलैंड है, उस आइलैंड को रशिया कहता है मेरा है, जापान कहता है मेरा है। जापान कहता है 1945 से पहले ये कुरिल आइलैंड हमारा था, उसके बाद रशिया ने कब्जा कर लिया। व्लादिमीर पुतिन भी उसी कुरिल आइलैंड पर भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे। अब जापान को चिढ़ाने के लिए रशिया ने उसी कुरिल आइलैंड, ये देखिए, उसी कुरिल आइलैंड पर भाई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जिसके बाद मतलब मैं आपको क्या ही कहूं, सिर्फ एक्सरसाइज शुरू की होती तो बात अलग है। वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन, क्रूजर और एंटी शिप मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ तैनात रशिया ने कर दिए हैं, जिस पर बुरी तरह से जापान भड़क गया है। म्यांमार के अंदर यानी बर्मा के अंदर सगाइंग नाम का एक इलाका है। म्यांमार की मिलिट्री ने उसी सगाइंग के इलाके में बमबारी कर दी बहुत खतरनाक तरीके से, जिसमें 14 बुद्धिस्ट मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। बड़ी तबाही मची है और खून खराबा हुआ है। ये खबर पढ़ने के बाद मैं आपका दिमाग थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये वही बर्मा है, ये वही बर्मा म्यांमार की मिलिट्री है। एक वक्त में जब आप और हम छोटे छोटे थे, वालिदैन से पूछिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इसी बर्मा की मिलिट्री ने, इसी बौद्ध धर्म के लोगों ने बर्मा के अंदर मुसलमानों का ऐसा नरसंहार किया था कि गुजरात क्या ही
कुछ नहीं है गुजरात। भाई साहब जिंदा जला दिया था मुसलमानों को। यानी जो टीन होता है, टीन जमीन पे रखकर नीचे आग लगाकर लकड़ी में टीन उस पर रखकर टीन को गर्म करके 3 महीने का मुस्लिम बच्चा, 4 महीने का भाई, उनको टीन पर, तवे पर, जैसे तवा होता है, टीन पर फेंक दिया था। पिघल गए थे, झुलस गए थे और इतनी लाशें बॉर्डर के इलाकों से लेकर। यही वजह है कि आज भी जो म्यांमार के, बर्मा के मुसलमान हैं तितर बितर हैं। और आज की तारीख में आप मुसलमानों के नरसंहार करने वालों के हालात देखिए। वही फौज अब बौद्ध धर्म के लोगों को, बल्कि यूं कहूं वहां की जो आम जनता है उन्हें मार रही है, निपटा रही है। आप जो गुनाह करते हैं उसकी सजा ऊपर वाला जमीन पर भी देता है और मरने के बाद तो आपको सड़ना ही है। अब जरा नेशनल पे आ जाइए, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। कल मैंने एक बात बोली थी चीनी महंगे होने पर, और मैंने अफसोस, मतलब एकदम से मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैंने बोल दिया है ये कोई बीजेपी का नेता सुन लेगा, पकड़ लेगा और वो चिपका देगा। दैनिक भास्कर खुद बता रहा है इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना लगता है, गन्ने से चीनी बनती है। 30 लाख टन चीनी इथेनॉल में गई। अब पेट्रोल के लिए तो रो रहे थे आप, अब चीनी के लिए रो। अभी कल तक देखिएगा 100% कोई बीजेपी का नेता आएगा, कहेगा ये तो अच्छी बात है, देश में हर दूसरे आदमी को शुगर है, अगर शुगर महंगी हो गई तो अच्छा है कि बुरा है। जब चीनी नहीं खाएंगे आप, चीनी कम हो जाएगी आपके खान पान में, तो आप शुगर पेशेंट नहीं रहेंगे। अरे तेरी अबे भैया मैंने क्या बोल दिया है, कहीं मैंने आइडिया नहीं दे दिया मैंने। देख लिया ना, मेरी कल की वीडियो थी भाई, कल बोला, वीडियो वायरल हुई और बिहार के बीजेपी के श्रवण कुमार एक नेता हैं, उन्होंने वो बात बोल दी, वही जो डर था मेरा। देखो ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं आजकल, तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दिल्ली का सीजेपी प्रोटेस्ट आपको याद होगा, पैलेट गन तक चलाई थी, साहिल बुरी तरह से घायल हुआ था। राहुल गांधी ने साहिल को मीडिया के सामने रखा था। कब गोलियां चलाई, कब पैलेट गन चलाई, एफआईआर दिल्ली पुलिस नहीं ले रही। यही तो दिल्ली पुलिस की खूबसूरती है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं ली। थक हार कर राहुल गांधी को साहिल को लेकर पूरा दिन भटकना पड़ा कल। पहले वो सीपी के पुलिस स्टेशन में गए, फिर उनको कहीं और भेजा, ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी के पास भेजा। फिर इतनी मेहनत करने के बाद ये तामझाम, वकील, एडवोकेट, भाई पूरी, भाई वो भी राहुल गांधी विपक्ष का टॉप नेता साहिल को लेके गया, तब जाकर जैसे तैसे एफआईआर हुई। बस एक बात सोचिए अब यहां पर, सिर्फ दिल्ली के लिए आप सोच लो कि दिल्ली पुलिस के आगे जाकर एक आम व्यक्ति एफआईआर नहीं करवा पाता। एफआईआर करवाने के लिए राहुल गांधी की जरूरत पड़ गई, तो आम लोगों का हाल क्या होता होगा, साहिल को सुन लीजिए। 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:15 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी। अब लोग धीरे धीरे फटना शुरू हो चुके हैं। जितना दबाने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है, ये देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, भाई उसके नीचे लिख दिया अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह शेम। ये हालात, इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये लिखा है। हजरात, ये हाल हमारे भारत का है। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही।
इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।